श्री अकाल वाहिगुरू जी का खालसा ग्रेनाइट सिटी दीपाराम जाट चौधरी भाई की कर रहे हो तुम। चलो आ जाओ भाई आ जाओ चौधरी आ जा पढ़ांगा आप बहुत कर लिया आप चौधर अब पढ़ांगा आ जाओ। हाँ जी सभी को नमस्कार। वाल्मीकि कवि माघ की जन्मभूमि से प्रणाम। तारानगर किसकी जन्मभूमि है? जिसकी भी है प्रणाम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तथास्तु सत श्री अकाल गुड इवनिंग वाहिगुरु जी। एस जाइए सर एज आने। तो आज हमारी एक नई सभ्यता पढ़ेंगे क्योंकि हम एक सभ्यता पढ़ चुके हैं तो आज दूसरी पढ़ेंगे। देवभूमि उत्तराखंड से जय हिंद। हाँ जी शर्मा जी जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सर ऐप पर से डीपी कैसे हटाते हैं यार? वो तो कौन बेरो छोटी ते डीपी मन दिख रही को नहीं? डीपी किसी की नहीं दिख रही है कमेंट देखो। हमने बच्चों एक सभ्यता पढ़ ली। सर एक सभ्यता पढ़ ली कौन सी पढ़ ली? आपा टावरो एक सभ्यता आप पढ़ ली कौन सी? सिंधु घाटी। बहुत सारी बातें पढ़ी, थोड़ी टफ भी सभ्यता है लेकिन हूं थान कोशिश करी कि बढ़िया तरीको समझा पाऊं। तो है टफ लेकिन फिर भी कोशिश करी मैं थोड़ी समझा भी थी। अब पढ़ांगा के दूसरी सभ्यता इसके बाद में जो पनपी उस सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी के बाद जो दूसरी सभ्यता पनपी बच्चों उसका नाम था वैदिक सभ्यता। 1 मिनट बोल रहा ठीक है। देखो ना सिंधु घाटी में तो अपन दगड़ मिला दबेड़ा हडपांसड़ा मिला बहुत सारी चीजा मिली बिंग आधार पर आप सिर्फ अनुमान लगायो तुक्को मारे भाई और की को नहीं। वैदिक सभ्यता में तो कोई समस्या ही को नहीं, दर ये समस्या को नहीं। देखो समझो मोटो क्यों कौन सा वैदिक सभ्यता। देखो पहले तो समय देखा कि जैसे ही सिंधु घाटी समाप्त हुई वैदिक सभ्यता पनपी, यानी वो 1700 के लमसम। अब समाप्त होने में कोई एक साल थोड़ी एक ही मिनट में थोड़ी तुल लीजिए सगड़े आग थोड़ी लगानी है तो थोड़ा टाइम लागो। तो अब 1500 शुरू हो गए 600 ईसा पूर्व तक चाली। अभी हम ईसा पूर्व में ही है बच्चों, ईस्वी में नहीं आए। देखो हाँ जी गुड इवनिंग कविता शर्मा जी गुड इवनिंग। देखो तो वैदिक सभ्यता, अब वैदिक सभ्यता 1500 से 600 कितने साल तक चली है? 900 वर्ष तक मानी गई है। तो टाबरो 900 साल तक एक कल्चर चाली कौन से कल्चर तो साई बदल गई। 900 साल बहुत हुए टाबरो बहुत साल। हाँ अपने 20 साल में कितो चेंजिंग। अगर 20 साल पहले कोई तलाक के केस नहीं होते थे, आजकल तलाक की तलाक हो रही है चारों ओर तलाक तलाक तलाक। 20 साल पहले मर्डर होती नहीं थी, लोग एक मारते ही नहीं थे, आजकल तो गोलियां चला के मार देते हैं। 20 साल में इतना चेंजिंग आ गया। 20 साल पहले गांव में आप पूछ लो किसी के ऊपर कोई केस नहीं था, आज भी थारा गांव में 2-4 केस कराया फिर है। क्यों? 20 साल में आप कितना बदल गया यार। इंसान कहां चला था कहां पहुंच गया 20 साल में। राजस्थान हिस्ट्री दोबारा शुरू करेंगे, एक बार कंप्लीट होगी। 20 साल में गुरुजी इतना बदल गया तो 900 साल है। तो 900 साल में एक सी कल्चर कभी रह ही कौन सके, हो ही नहीं सकता। अरे चेंजिंग आ जाता है 50 साल बाद में नई पीढ़ी आ जाती है। एक आप आज का टाबरो साइकिल पर जाया करता स्कूल, आज टाबर उड़ जाएगी मरियो ही कौन सा। अपने टाइम में गुरुजी रिफ्रेश होने खातर कूटता अपन जी, गुरुजी को मूड खराब हो तो गुरुजी कूट देता। आजकल कूटिए देख लिया कौन कहेगे 12 इतन में देख लूंगा। तो इतनी कल्चर चेंज होगी। हमें तो हम 20-22 साल के हो गए थे तब तक कुछ नॉलेज ही नहीं था। आजकल 15 साल का टाबर ने सगड़ी साइटा में नॉलेज है। तो इतनी कल्चर बदल गई। तो इनको मतलब वो हो कि आ सभ्यता पूरी कल्चर बदल जाएगी। शुरुआत में जो कल्चर है वो अंत में नहीं रहेगी। इसीलिए इस सभ्यता को हमने फिर आगे पार्टीशन कर दिया। कभी इंगमा एक अलग कल्चर रहेगी, इसके अंदर अलग कल्चर रहेगी। तो पार्टीशन किस आधार पे किया हमने? वैदिक शब्द जो बना है वो वेद से बना है। वेद का अर्थ है बच्चों ज्ञान। वाह सर वेद का अर्थ ज्ञान है, बिल्कुल ज्ञान की बातें हैं। शुरुआत में मास्टर जी क्या पढ़ाता मेरे आज तो थे को नोट्स बनाओ नोट्स दो नहीं मानो कौन पढ़ी। शुरुआत में आ चीज को नहीं बच्चों, नोट्स कुछ नहीं होता था। गुरुजी एक मंत्र बोलते थे कि ओम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो बिया टाबर रट्या करता, ना कोई लिखित थे ना कोई नोट्स थे ना कुछ और थे, यानी सिर्फ सुनते थे। तो शुरुआत में जो वेद थे वो सिर्फ सुने जाते थे, इसीलिए इन्हें श्रुति साहित्य कहा जाता है या संहिता कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी मानव ने नहीं लिखे, अपौरुष से है, ये देवताओं द्वारा लिखे गए होंगे। इन्हें अपौरुष से भी कहा जाता है वेदों को। वेद कितने वेद है बच्चा जानता है कि सर
वेद तो 4 ही हो यार, 4 ही है। कौन सो वेद है? नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 सामवेद, नंबर 3 यजुर्वेद और नंबर 4 अथर्ववेद। 4 वेद है टॉप। 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण, 108 उपनिषद। ये रट्टा मार ले, चलो आग लगाओ, आग लो, पूछे कि वेद कितना है? बोल तू वेद छोड़, 6 वेदांग है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, बोल बता क्या चाहिए तुम्हें? तो एक पूछे 4 मारो आग लगे मुंह पर। सर हिस्ट्री की आरबीटी की बुक आती है क्या? घनी आवे बनाती रहे। ये 4 वेद है। ये जो शुरुआत में ये 3 ही वेद थे, शुरुआत में 3 या चौथा तो बाद में लिखे हुए, इसीलिए शुरुआत का जो वेद है इन्हें वेद त्रय कहा जाता है कि 3 ही वेद आ शुरुआत में, वेद त्रय। शुरुआत में 3 वेद थे, बाद में, लेकिन वेदों का जो विभाजन है वो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ये इधर पढ़ा जाएगा, बाकी 3 वेद इधर पढ़े जाएंगे। यानी इस वैदिक सभ्यता को फिर 2 पार्टों में बटा है। अब मैं आपको साथ साथ में नोट्स बनाते हुए लिखाऊंगा, बाद में नहीं लिखवाऊंगा। साथ में पेन ले लो, डॉट ले लो, साथ साथ में चलते रहो, क्योंकि कुछ बच्चे बड़े कामचोर होते हैं, वो सिर्फ पढ़ लेते हैं, लिखते समय गायब हो जाते। लेकिन मेरे बच्चे लिखते समय कुछ नई बातें लिखा दी जाती है। तो अब क्या करेंगे? अब साथ साथ में आप हेडिंग डलवाता रहूंगा और साथ साथ में जितनी 5 मिनट की बात बताई उतनी 5 मिनट की लिखवाता जाऊंगा। मैं डिफरेंट तरीका लेके आऊंगा, मेरे वाला कुछ डिफरेंट है। हाँ, राजस्थान पुलिस पेपर कब होगा? अभी कोई न्यूज नहीं है। तो वैदिक सभ्यता को हेडिंग डालेंगे आप, क्या? वैदिक सभ्यता। हेडिंग डालिए मेरे बच्चे मेरे साथ, ब्रैकेट में लिखिए 1500 से 600 ईसा पूर्व। डालिए हेडिंग, साथ साथ में चलेगी अब सारी चीजें। लिखो वेद। वेद का अर्थ है ज्ञान। इन्हें श्रुति साहित्य कहा जाता है, इन्हें श्रुति साहित्य कहा जाता है, संहिता कहा जाता है, अपौरुषेय कहा जाता है। साथ साथ में लिखते जाओ, ठीक है? लिख लिया? बिल्कुल, साथ साथ में देखिए, लिख लिया। अब देखिए, सुनिएगा। अब जो ये वैदिक ग्रंथ है, क्या ये वेद इधर आएगा। आप इस वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट ले, तो आप या तो ऐसे कह सकते हो को पहली वैदिक सभ्यता और बाद आ रही, यानी पूर्व वैदिक भी बोल सको, उत्तर वैदिक भी बोल सको। बहुत ही बढ़िया बात है। सर कमेंट्स हो होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। यानी मैं पूर्व वैदिक बोल दूं, पूर्व वैदिक नहीं बोल के मैं सिर्फ ऋग्वेद बोल दूं, यानी इस सभ्यता को नाम है ऋग्वेदिक सभ्यता। के नाम है ऋग्वेदिक सभ्यता, ठीक है? बाकी बच गई, इधर वाले का नाम क्या करूंगा? उत्तर वैदिक सभ्यता। यानी इधर वाले का नाम दे दिया मैंने उत्तर वैदिक सभ्यता। सर समय बताइए इनका। तो इनका समय, ऋग्वेदिक का समय हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व BC, और इसका हो जाएगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। दोनों की दोनों लिख लीजिए, साथ साथ में लिखते रहिए, साथ साथ में पढ़ते रहिए। कामचोर नहीं बनना है, ताकि साथ साथ में, क्योंकि इससे फिर आप में रुचि पैदा होती रहेगी। साथ में आपका पेन चलता रहेगा, इधर समझते रहोगे तो मेरे वाला कुछ डिफरेंट हो जाएगा। फिर चल, इतनी बातें हमने पढ़ ली कि वैदिक सभ्यता का समय पढ़ा, और वैदिक सभ्यता 2 पार्टों में है, ऋग्वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। अब हम कुछ नई चीजें और देखते हैं, कुछ डिफरेंट देखते हैं। चलिए, ठीक है? देखो, जब हम वेद पढ़ रहे थे तो सबसे ज्यादा जिक्र हुआ आर्यों का। आर्य, आर्य शब्द का जिक्र 33 बार हुआ ऋग्वेद के अंदर। कितनी बार? 33 बार। जब बोला कि यहां आर्य ज्यादा थे, 33 बार आर्यों का जिक्र हुआ। ध्यान रहे, आर्य आपसे पूछ ले तो ये कोई जाति नहीं है। आर्य ऋग्वेद में कोई जाति नहीं है, ये भाषा का सूचक है एक प्रकार से। तो आर्य ज्यादा, बोले एक काम करो कि सब ज्यादा आर्य है, इसीलिए वैदिक सभ्यता को मैं क्या बोल दूं? आर्य सभ्यता भी कह दूं, क्योंकि वैदिक लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माना करते थे कि हमसे अच्छा कोई नहीं। हिटलर स्वयं को कहता था कि मैं आर्य हूं, क्योंकि आर्य का अर्थ ही श्रेष्ठ है। हे आर्य पुरुष, जैसे मैं आपसे कहूं कि हे आर्य पुत्र, यानी श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति क्या पुत्र। तो ध्यान रहे, वैदिक सभ्यता में आर्य शब्द 33 बार आया। जो चीज ज्यादा है हम वही कल्चर बोलेंगे। पंजाब में सिख ज्यादा है तो तुम पंजाब की कल्चर कह दो या सिख कल्चर कह दो,
क्या फर्क पड़ता है, बात तो एक ही घूम फिर के। तो भाई बात है, तो हम इसे आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं। वैदिक सभ्यता का दूसरा नाम है आर्य सभ्यता। तो आप अगली लाइन में लिखो, ऋग्वेद में आर्य शब्द 33 बार आया है। ऋग्वेद में आर्य शब्द 33 बार आया है। ठीक है गुरुजी, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। सबसे पहले वैदिक सभ्यता, सबसे पहले समय, ये वेद है, वेद का अर्थ ज्ञान होता है, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। वेदों को श्रुति साहित्य संहिता या अपौरुषेय भी कहा जाता है। ऋग्वेद में आर्य शब्द 33 बार आए, इसलिए हमने मान लिया कि उस समय आर्य ज्यादा थी। चलो अब आपा जिक्र कौन सो करना है कि किन्नू आया, किया आया, के आया। ये बात पर टाबरो बहुत बड़ी लड़ाई है। विद्वान एक दूसरे का मुक्का मारन लाग रहे हैं, क्योंकि एक विद्वान तो कई यूरोप में आया, एक विद्वान का अंटार्कटिका में आया, एक विद्वान का मध्य एशिया में आया, एक विद्वान का भारतीय। लेकिन आपा शुद्ध भारतीय हम लोग आज, जैसे आपकी कोई भी जाति होगी, जिस भी जाति से हो, आप अपनी जाति के प्रति एक अलग भाव रखोगे। आपको आपकी जाति का इतिहास लिखना हो तो आप अच्छी अच्छी बातें ही लिखोगे, और यह बात तो कभी नहीं लिखोगे कि हम विदेश से यहां आए थे, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हम भारतीय हैं। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि आर्य विदेशी है, तो कट्टर लोग जका बोला क्या विदेशी है, आर्य भारतीय है। क्यों? क्योंकि हम बोल फिर वह विदेश में पाया गया, वह हिटलर आर्य बोले अठू गया चाल गए, यानी कट्टरता पे जब आ जाते हैं, क्योंकि ये चीज हम ज्यादा मानेंगे कि हम शुद्ध भारतीय हैं और भारतीय ही रहेंगे। ये चीज सिद्ध करने में ज्यादा लगा दिया समय हमने। चलो देखते हैं आर्य। ऐसा माना जाता है कि मान लो कि ये मध्य एशिया से आए थे, मान लो, मानने में तुम्हारा क्या जाता है, एक बार मान लेते हैं कि ये मध्य एशिया से आए होंगे। एक ऐसा युद्ध हुआ था, देवता और राक्षसों के बीच में एक युद्ध हुआ। उस युद्ध के आधार पर ऐसा माना जाता है कि जो राक्षस लोग थे वो तो देवासुर संग्राम हुआ, राक्षस लोग उस साइड में चले गए, देवता लोग इस साइड में आ गए, क्योंकि सारा सारा देवता भारत में बैठे हैं। यहां से चल के ये ईरान में आए, ईरान के बाद आगे चले अफगानिस्तान में बसे। सर्वप्रथम आर्य कहां बसे? अफगानिस्तान है, क्योंकि ऋग्वेद में 4 नदियों का जिक्र है। उन्हीं 4 नदियों के आधार पर यह माना गया है कि आर्य जो है वो अफगानिस्तान साइड में, 4 नदियां बाद में जिक्र करेंगे कौन कौन सी, ठीक है। फिर आगे बढ़े और भारत की ओर पहुंचे, और कहां बसे? पंजाब। यानी आर्य सर्वप्रथम, ये एक लड़ाकू जाति थी दोस्तों। आर्य का अर्थ ही लड़ाकू, इनके पास आधुनिक हथियार थे। बाबर भारत में क्यों जीता? वाई बाबर वॉन इन द इंडिया? बाबर भारत में इसलिए जीता मेरे बच्चे, क्योंकि बाबर के पास आधुनिक हथियार थे, जैसे तोपखाना था, बंदूक थी, तुलगमा पद्धति थी, वो हमारे पास नहीं थी। आर्य बड़े खतरनाक थे। आर्य से पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो आर्यों ने उनको खत्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि आर्यों के पास स्टैंडर्ड की चीजें थी, आधुनिक हथियार थे, मतलब दुर्ग नष्ट करने का भी हथियार था उनके पास। इंद्र को पुरंदर का वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट करने में अपने इंद्र भगवान को महत्वपूर्ण रोल हो, क्योंकि इंद्र को कहा जाता है पुरंदर, किलों को ध्वस्त करने वाला। उड़ा दिया किला, ऊपर का ऊपर ही, हवा का हवा में उड़ा दिया। तो आर्य जो है पंजाब में बसे। फिर हमने ऋग्वेद पढ़ा, तो ऋग्वेद में लिखा गया है, गंगा नदी का जिक्र ऋग्वेद में 1 बार है, और यमुना नदी का जिक्र 3 बार है। इनको मतलब लास्ट में कट तक, वो और लास्ट में तो और आगे तक चले गए थे, यहां तक पहुंच गए। उत्तरी साइड में एक चोटी का जिक्र है ऋग्वेद के 9वें मंडल में, मुंजवत चोटी का, कि जहां से सोम रस प्राप्त होता है। इसका मतलब उत्तर में आर्य कहां थे? उत्तर में आर्य मुंजवत चोटी से थे। और राजस्थान का भी जिक्र है ब्रह्मव्रत नाम से, ब्रह्मव्रत, यानी यह क्षेत्र था आर्यों का। क्यों? क्योंकि वेद पढ़ा तो जिक्र हो, गंगा नदी को जिक्र करिए, जदी अपन बेरो चालो भाई गंगा नदी तक आ रही है, हाँ, फिर यमुना नदी तक, हाँ, तो टाबरो आशीर्वाद दे दो, ले ले मुना आशीर्वाद ले, तथास्तु जुग जुग जियो, बढ़िया सी सुनी सी बीननी आओ, बीननी आते ही तुरंत 2 बढ़िया बढ़िया टाबरो जो, नौकरी लाग जा, पेंशन लागू होगी, मजा कर, और बता क्या आशीर्वाद चाहिए तने, हुमा नाज। अब इतिहासकार इस बात पे अड़ गए कि कौन कहां से आया, प्रमाणित करो। अब देखो क्या क्या याद रखना है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ऑस्ट्रिया से आए थे, कौन कहता है? पी चाइल्ड कहता है ऑस्ट्रिया और हंगरी से आए थे। पी चाइल्ड कोई जरूरी को नहीं, याद रखो तो रख लो। हिटलर अपने को कहता था कि आर्य हूं मैं, जर्मन से आया बताया गया, पेन का
पेनका और हर्ट ये कहता है। एक इतिहासकार कहता है कि डेन्यूब नदी क्षेत्र में आए थे, ये भी कोई जरूरी नहीं है याद करो। मैन याद किस किस को करना है, देखिए मध्य एशिया का सिद्धांत ज्यादा प्रचलित है। मध्य एशिया से आया हुआ आर्यों को बताता है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर कहता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, तो याद रहे जो मैं से मैक्स मूलर, मैं से मध्य एशिया। हाँ, कश्मीर की एक नदी का जिक्र है मरूदवृदा। मैक्स मूलर ठीक है। तिलक क्या कहते हैं अपने, तिलक कहते हैं कि आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, आर्कटिक से। तिलक गटकाटी जाए ऊपरी ऊपर, ऊपर कौन सो भाग हुआ, उत्तर। याद रह जाएगा बाल गंगाधर तिलक के उत्तरी ध्रुव। वह के आधार पर कहो, क्योंकि ऋग्वेदों में लिखा है कि 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात, इसका मतलब उन लोगों को नॉलेज था कि 6 महीने दिन 6 महीने रात है, इसका मतलब वो वहीं से आए होंगे तिलक। फिर अपने दयानंद सरस्वती जी ने सिद्धांत दिया था कौन सा, उन्होंने तो आर्य समाज की स्थापना की, श्रेष्ठ समाज है वो। ये कहते हैं कि तिब्बत से आए, यानी ये एशिया महाद्वीप के अंदर लेके आ गए आर्यों को, कि एशिया में उत्पत्ति हुई इनकी। एक मिनट सॉरी सर, इतना सिद्धांत समझ में आया गया। फिर एक सिद्धांत है सप्त सिंधु प्रदेश, यानी सिंधु और उसकी 7 नदियों के आसपास। यह सिद्धांत दिया है अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद ने। अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद ने। भगवान सारे के सारे भारत में है। भगवान दास गिडवानी कहता है कि आर्य भारतीय थे। तो इस प्रकार के कई सिद्धांत है, ये सिद्धांत थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, इंपोर्टेंट सिद्धांत है। यानी मैन कौन सा याद रखोगे, मध्य एशिया मैक्स मूलर। भगवान भारतीय थे, भारतीय मानता है। ऐप में सब अच्छा हुआ है, लेकिन डाउनलोड वीडियो मिटाने का ऑप्शन नहीं। अच्छा ये बात है, डाउनलोड ऑप्शन नहीं है। दीपाराम जाट आपने हमें सूचित किया, हम आगे सूचित करेंगे। तिलक उत्तर में निकले, उत्तरी ध्रुव है। सरस्वती जी के तिब्बत और सप्त सिंधु प्रदेश। अविनाश और संपूर्णानंद क्या मानते, सप्त सिंधु प्रदेश। देखो किन गयो और एक अभिलेख है, कौन सा, बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख कहां मिला, तुर्की में। ये अभिलेख में बा देवता का वर्णन है, जगह अपना है ऋग्वेद देवता का वर्णन है। ये अभिलेख के अंदर कौन सो देवता, इंद्र है, मित्र है, वरुण है और नास्ते है। इसी सिद्धांत से ये माना गया, क्योंकि आर्यों के बारे में लिखित सिद्धांत ज्यादा नहीं मिले, कौन से अभिलेख वगैरह ज्यादा नहीं मिले उनके लिए। तो कौन सी चीजें मिली है, वेद ही मिल गई। रिटर्न ऑफ आर्याज बुक, बिल्कुल रिटर्न ऑफ आर्याज बुक है। तो ये बांगाजोई जो है उसके आधार पर माना है कि मध्य एशिया से आर्य आए थे। अब जितना पढ़ा है उतना तुरंत लिखो, फिर आगे समझेंगे। समझेंगे पढ़ेंगे, समझेंगे पढ़ेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। लिखिए आर्यों का क्षेत्र। आर्यों की उत्पत्ति सिद्धांत कहां से आई, मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान लिखो। ऑस्ट्रिया व हंगरी कौन मानता है, पी गाइल्ड मानता है इस सिद्धांत, ठीक है। जर्मनी से कौन मानता है, जर्मनी से मानता है पेनका प्लस हर्ट। हर्ट माने हृदय, ठीक है। ठीक है, फिर हो जाएगा डेन्यूब नदी। यह सिद्धांत मानता है मेघ डोनेल को। याद करना, मैंने 3 या 4 याद करना था, ठीक है। फिर लिखो तिब्बत। तिब्बत से यह मानता है सरस्वती जी प्लस पार्टीजन। इस सिद्धांत को मानते हैं। साथ साथ में पेन चलाता जाओ, साथ साथ में लिखता जाओ, बेटी का बाप हो, ठीक है। फिर लिखो भारत कौन मानता है, भगवान दास गिडवानी। इनकी पुस्तक है रिटर्न ऑफ आर्याज, RETUR, रिटर्न ऑफ आर्याज, ठीक है। तिब्बत लिख लिया ना, ठीक है। फिर लिखो उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव से कौन मानता है, तिलक। इनकी पुस्तक है द आर्कटिक
होम ऑफ द आर्यंस। आर्यंस। फिर है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर, अच्छा मैक्स मुलर पहले लिख दियोगे। मध्य एशिया, इससे कौन मानता है? मैक्स मुलर प्लस जे जी रोड्स, ये दो लोग मानते हैं। ठीक, अभी कोई कंफर्म नहीं है अभी कब होगा। चलो आगे देखते। वो एक अभिलेख तो लिख लो यार, क्या पता कोई पूछ ही ले, ज्यादा कुछ मिला ही नहीं है। बोगाज कोई अभिलेख, अभिलेख तुर्की में, तुर्की में। इस अभिलेख में वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नास्ते उल्लेख मिलता, उल्लेख मिलता है। देखो आर्य सर्वप्रथम अफगानिस्तान व पंजाब में बसे। बसे, देखो लिखो लिखो। हाँ, जर्मनी से पेन का। एक लिखो, एक लिखो। आगे करें, चल। देखो बच्चों, सबसे पहले दो पार्ट बांटे हमने वैदिक सभ्यता के। हाँ सर, एक ऋग्वैदिक सभ्यता बांटी हमने और दूसरी बांटी हमने उत्तर वैदिक। बिल्कुल सर, एकदम सही बोल रहे हैं। उसी की दो सभ्यताओं में हमने इसे बांट दिया। अब बच्चों समझना क्या है, सबसे पहले हम ऋग्वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सारी चीजें। और यही चीजें हमें उत्तर वैदिक में फिर पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दोनों की कल्चर बदल गई। यहाँ देवता कोई है, वहां देवता कोई है, यहाँ राजा की कोई स्थिति है, वहां राजा की कोई स्थिति है। मैं लगा दूंगा क्लास नहीं, क्लास इंग्लिश की लगा दी ना। चल, अब सबसे पहले हम कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे? ऋग्वैदिक सभ्यता। ध्यान रहे, पहले वाली पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक सभ्यता। सबसे पहले वी कैन रीड द कल्चर ऑफ ऋग्वैदिक। कब से कब तक? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक सभ्यता में एक ही वेद पढ़ना है। कौन सा वेद पढ़ना है? ऋग्वेद पढ़ना है। ऋग का अर्थ होता है ऋग्वेद। अब देखिए जी, सबसे प्राचीन वेद है, इस बात को बच्चा बच्चा जानता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऋग्वेदों का, वेदों का भाषा क्या है? संस्कृत है। इसका संकलन जो किया था वो महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास ने किया था।
इसके पार्टीशन बांट दिए वेद व्यास ने, यानी लेसन बांट दिया। लेसन ने बोली जाओ टाबरू मंडल, कितना मंडल? 10 मंडल। प्रत्येक मंडल में फिर सूक्त है, सूक्त का अर्थ है अच्छी बात, यानी सूक्त यानी अच्छी बात। कितने? 1028 या 1017। 8वें मंडल के परिशिष्ट पर्व को जोड़ने पर कुल 1028 होते हैं। और फिर है मंत्र, 10,500 मंत्रों के बारे में पूर्णतः नहीं है, कोई किताब कुछ लिखती है, कोई कुछ लिखती है, अलग अलग है, ठीक है। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 मंत्र, 10 28 80, 10 28 80, 10 28 80, 10 28 80। क्यों को नहीं याद में बताओ? 10 28 80, 10 28 80, 10 28 80, यानी ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। हाँ, कई जगह 10,462 भी आता है, 10,462। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 मंत्र, 62, 10 28 80, 10 28 80, 10 28 80। बताओ के को नहीं आता? यहाँ मतलब आग लगा दी मार्केट में, यहाँ याद करने। सर कल से क्लास नहीं आ रही, हिमाज नाज किस में नहीं आ रही? हो सकता है आपका सिलेबस पूरा हो गया होगा, इसलिए नहीं आ रही होगी। लिपि ब्रह्मी है, भाषा सहस करते। चलिए आगे की ओर चलते, तो हेडिंग डालते जाओ ऋग्वेदिक सभ्यता, साथ साथ में हेडिंग डालते जाओ ऋग्वेदिक सभ्यता। समय लिखो ब्रैकेट में 1500 से 1000 ईस्वी, ऋग्वेदिक सभ्यता 1500 से 1000 ईस्वी, ठीक है। हेडिंग डालो ऋग्वेद, हेडिंग डालो ऋग्वेद, हेडिंग डालो ऋग्वेद। लिखो सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद। वेदों की भाषा संस्कृत व लिपि ब्रह्मी है, वेदों की भाषा संस्कृत व लिपि ब्रह्मी है। मंत्रों को ऋचा कहा जाता है। वेदों की भाषा व लिपि संस्कृत है, नहीं लिपि ब्रह्मी है, भाषा संस्कृत है। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास ने किया था। बहुत सारे वेदव्यास हुए, कोई एक वेदव्यास नहीं हुआ, ध्यान रहे। अलग अलग युगों में अवतार होते रहे, लेकिन सब वेदव्यास ही होकर और इनका संकलन बता दिया गया। महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास। लिखो ऋग्वेद में लिखो मंडल 10, मंडल 10 सूक्त 1028 या 1017। 1017 ब्रैकेट में और कंफ्यूज दूर करना चाहते हो लिख दो। 8वें मंडल के परिशिष्ट पर्व पर जोड़ने पर कुल 1028 होती है, वरना 1017 ये दोबारा रिपीट हो जाते हैं इसलिए। फिर लिखो मंत्र 10,580, 10,600, 10,462। ये विद्वान पूर्णतः एक मत नहीं है कितने हैं, तो आपको ऐसा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन वो नहीं देगा। ऐसे नहीं कि तीनों ऑप्शन आपको दे देगा, ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसके आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। आपने उसके परिवार के किसी सदस्य को नहीं छेड़ा है कि आपसे दुश्मनी निकाले, ठीक है। देखो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 मंत्र, ठीक है सर। आगे चलिए, चलेंगे भाई, क्यों नहीं चलेंगे। अब ऋग्वेद में 10 मंडल है, मैं आपको 10 के 10 मंडल लिखवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एग्जाम में ही नहीं पूछते तो हमें का मतलब है? हम तो वो मतलब लिखवा मैं सारे दूंगा लेकिन हम पहले वो देखें ना जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से तीसरा मंडल बड़ा उपयोगी है, एग्जाम की दृष्टि से 7वां मंडल बहुत उपयोगी है, एग्जाम की दृष्टि से 9वां मंडल बहुत उपयोगी है, एग्जाम की दृष्टि से 10वां मंडल बहुत उपयोगी है। मंडल को मतलब लेसन है, लेसन के अंदर और चीजें हैं जी। अब पुराने टाइम में 5 लेसन होता, पहलो लेसन मुगल काल हो तो बिंगा, फिर 4 शासकांग होता, भी एक मंडल है, मंडल में फिर किंग वर्णन है। तीसरा मंडल, 7वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। गायत्री में कितना शब्द है सर? गायत्री में 3 शब्द है। तो गायत्री जो मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर है। ओम बड़ा ही पवित्र मंत्र है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली शब्द है ओम। ओम के बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र है गायत्री मंत्र। 1008 बार अगर जाप करके फिर कोई भी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। इसे एक अलग ऊर्जा का संचार होता है, इसे बोलना नहीं जाता, जोर जोर से बोल के इसका जाप नहीं होता। गायत्री मंत्र का साइलेंट जाप होता है, मन के अंदर होता है इसका। लेकिन मैं आपको बोल के भी सुना देता हूं कि ओम भूर्भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक बार एग्जाम में ऐसे पूछा कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। वैसे तो गायत्री जो है वो ब्रह्मा जी की पत्नी भी है और ब्रह्मा जी की पुत्री का नाम,
गायत्री वो है जिसके हाथ में चारों वेद है। कभी आपने फोटो देखना, जिसके हाथ में चारों वेद हो वही गायत्री है। गायत्री मंत्र जो सूर्य का सुबह का रूप होता है, सैम्ब्रीता, सूर्य के सैम्ब्रीता या सूर्य को समर्पित है। ये आरएस में पूछा था, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सैम्ब्रीता। एक बार पूछा इसमें कुल कितने अक्षर है, तो 24 ही चीजें हैं सारी की सारी। इस दुनिया में 24 देवता बताए गए हैं, इस दुनिया में 24 सिद्धियां बताई गई है, और ऐसा कहते हैं कि इसमें टोटल कितने अक्षर है गायत्री मंत्र में? 24 अक्षर बताए गए हैं गायत्री मंत्र में। तो गायत्री मंत्र आराम से याद करें। अब आपसे पूछेगा कि ये विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का सिद्धि की थी, क्यों की थी? इसलिए की थी कि आर्य एक जाति थी, और जो आर्य नहीं थे उन्हें अनार्य कहा गया है। यानी आर्य हो गए, श्रेष्ठ हो गए, और जो श्रेष्ठ नहीं थे, अनार्यों की परिभाषा दी गई है ऋग्वेद में, कि जिनका नाक चपटा है वो अनार्य है, जो व्रत नहीं रखते वो अनार्य है, यानी और ये देवताओं को नहीं मानते हैं अनार्य, और क्या क्या करते हैं, ये गलत भाषा बोलते हैं वो अनार्य। ऐसी परिभाषा दी गई है अनार्यों की। अच्छा, सेकंड ग्रेड करवा दिया हम, नाच कोई बात को करवा दिया, ठीक है, करवा दिया। तो अनार्यों को आर्य बनाने के लिए ही विश्वामित्र ने इस मंत्र को गढ़ा था। किसको? गायत्री मंत्र को। वाह सर, क्या बात है। लिखो, सबसे पहले लिखो तीसरा मंडल, और बाद में देखेंगे, लिखेंगे तो लिख लेंगे, वरना कोई जरूरी नहीं है। लिखो तीसरा मंडल, 10 मंडल, फिर लिखो तीसरा मंडल, विश्वामित्र को समर्पित। तीसरा मंडल, तीसरा मंडल लिखो, विश्वामित्र को समर्पित। इस मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो सूर्य या सैम्ब्रीता को समर्पित है। लिखो, हाँ, B9 में करवा दे। विश्व का पहला धर्मगुरु जो माना जाता है वो विश्वामित्र माना जाता है बच्चों। यह अनार्यों को दीपाराम जाट, अनार्यों को आर्य बनाने के लिए किया गया। ये तो हो गया तीसरा मंडल। याद रह जाएगा कि 3 शब्द है और तीसरे मंडल में। फिर मंडल आता है 7वां, 7, 10, यानी इसमें दशराग्य युद्ध का वर्णन है। दशराग्य युद्ध का वर्णन है। अब आप उसलिए गुरु जी का 15 तो दशराग्य युद्ध क्या है? इस युद्ध में 10 राजा शामिल हुए ऐसा कहा जाता है, इसलिए इस युद्ध का नाम पड़ा होगा दशराग्य युद्ध। सर कहां हुआ ये युद्ध? जो है वो परुशनी नदी के किनारे हुआ। ऋग्वेद में नाम है परुशनी, वर्तमान में इस नदी को हम रावी बोलते हैं। सर कहां पर हुआ होगा? ये पंजाब के आसपास हुआ होगा। क्या कहानी बड़ी? सबसे बड़ा पद हुआ करता था राजा का। राजा इज ए ग्रेट। राजा के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पद होता था पुरोहित। सबसे ज्यादा पावर हुआ करते थे राजा के बाद में इस आदमी के पास। जैसे हमारे प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री बड़ा पद मान लेते हैं, गृह मंत्री खातर कोई नाराज हो सके। तो उस समय एक कबीला था, त्रित्सु कबीला। क्या नाम बताया? त्रित्सु। इस कबीले का एक राजा हुआ जिसका नाम था सुदास। क्या नाम था? सुदास। सुदास का पुरोहित जो था, कौन पुरोहित? वो था कौन? विश्वामित्र। यही भगवान राम का जो गुरु था। इसने क्या किया? विश्वामित्र की जगह अपना नया पुरोहित इसे हटा दिया और किसको बना दिया? गुरु वशिष्ठ को बना दिया। ये भी भगवान राम की गुरु रहे हैं, रामायण अगर आपने देखी है। यानी भाई साहब ने बहुत बड़ी ज्यादती कर दी विश्वामित्र के साथ। बोल, हम में क्या कमी थी रे जो तुमने दूसरा अध्यापक रख लिया, अपना पुरोहित दूसरा रख लिया, अपना मार्गदर्शक दूसरा रख लिया। हम भी कुछ कम नहीं है, इस अपमान का मैं बदला लेके रहूंगा। ये इस युद्ध का वर्णन 1833 और 83 श्लोक मंत्र में इसका वर्णन है दासराग्य युद्ध का। ये नाराज हुआ और नाराज होकर एक दूसरा वंश है पुरुवंश।
पुरु वंश का राजा पुरुत सेकंड चले गए। पुरु वंश की और त्रित्सु वंश की आपस में पहला ही कोनी बढ़िया करती। पुरु वंश त्रित्सु कबीला है, त्रित्सु यही तो मैंने बताया है। सुदास, हाँ सुदास है राजा। दोनों ही पहला ही कोनी बढ़िया करती, क्योंकि एक तो नदी के इधर था, एक नदी के इधर था, लड़ाई आएंगी पहली ही चालन लगी। वो बोले गुरुजी मार कर आओ, थाना न्याय में दिलाओ। यहाँ करके 10 से एक राजा ने और भेड़ा कर लिया, और भेड़ा करके वो युद्ध हो गया, दासराग के युद्ध। इसमें अब आपसे पूछ ले कि किन किन के मध्य, वहां तो ध्यान रहे ये आर्य और अनार्यों के मध्य नहीं हुआ, आर्य आर्य लड़े थे आपस में। यानी दासराग के युद्ध जो है वो आर्य आर्यों के मध्य ही हुआ था। क्यों? क्योंकि अनार्यों को तो नष्ट कर दिया, खुद ही बचा, खुद ही लड़ दिया, क्योंकि ये आर्य है, सारे राजा है, राजा तो आर्य ही होंगे, आर्य श्रेष्ठ थे, तो राजा राजा ही लड़े आपस में। आर्यों आर्यों के मध्य ही हुआ था ये युद्ध, दासराग। इसमें सुदास जीत गया था, और कहते हैं कि इस युद्ध के बाद में ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ लोग ये कहते हैं कि युद्ध जो हुआ था वो नदी पर कब्जा करने के लिए हुआ था, इसके ऊपर, नदी के ऊपर कब्जा करने के लिए किया गया था ये युद्ध। सुदा त्रित्सु या भरतवंश भी कह, इसका एक ही बात है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दासराग, ये दास है सातवें मंडल में दासराग के युद्ध लिखो। हाँ, भरतवंश का राजा था सुदास, बिल्कुल। भरत या त्रित्सु, त्रित्सु कबीला है, भरतवंश कह सकते हो आप। चलो लिखो, हेडिंग डालो, सातवां मंडल, सातवां मंडल, ठीक है। सातवें मंडल में लिखो दासराग युद्ध, परूसनी रावी नदी के किनारे किनारे पंजाब। पंजाब चली जाऊंगी, महाराष्ट्र चली जाऊंगी, ठीक है। लिखो त्रित्सु कबीला, भरतवंश, राजा सुदास, वह पुरु वंश के राजा पुरोत्सा। लिखो लिखो लिखो, लिख लो। के मध्य हुआ, मध्य हुआ। कारण सुदास द्वारा, किसके स्थान पर हो गया? सुदास द्वारा विश्वामित्र स्थान पर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया, पुरोहित बनाया। युद्ध आर्यों के मध्य हुआ, आर्यों मध्य हुआ। 3 अनार्य कबीलों ने भाग जरूर लिया था, लेकिन वो एक गौण तरीके से थे, हेल्पिंग वर्ग की तरह थे वो। लिखो 3 अनार्य कबीलों ने भाग लिया। लिखो लिखो, लिखो। जल्दी लिखो कि टाइम हो गया, 51 मिनट होगी, पूरी होना रही। लिखो शीघ्र, ठीक है। फिर कलर चेंज करो, कर तो लियो रे। लिखो दासराग युद्ध का वर्णन 1833 और 83 श्लोक के अंदर है, ठीक है। चलो बाकी हम पढ़ेंगे कल।
ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया पढ़े हो आज, थैंक यू।